हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं की टू वर्ड पार की, जिसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे, मतलब मुहावरे, जिसके 13th पार्ट तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों का 14th पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आइए डालते हैं एक नजर कि आज इस सेशन में 14th पार्ट में ईडियम्स एंड फ्रेजेस के हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हम जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब ए टू जेड पार्ट में। तो अब तक जो हमने पढ़े थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस वो आर लेटर से बिगिन होने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ईडियम्स हैं स्टार्टिंग विद लेटर एस। ओके, तो आज हम उन ईडियम्स को कवर करेंगे जो कि एस लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हम ईडियम्स स्टार्ट करेंगे विद लेटर टी, मतलब वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे जो कि टी लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, करते हैं इस सेशन का जय श्री गणेश। जैसे कि आप जानते हैं कि एस लेटर से ईडियम स्टार्ट होंगे ये, और ये कौन सा नंबर है 651, मतलब अप टू 650 तक हम ऑलरेडी इससे पहले 13 सेशन तक कवर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो अब तक हमने कवर किए हैं। आपको करना क्या है, उन ईडियम्स का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए, प्लस इनको किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है आपको यह सब भी याद हो जाए। इस सेशन में भी हम पहले एक ईडियम पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे और फिर उसके बाद उसका वाक्य समझेंगे, मतलब उस ईडियम को या उस मुहावरे को किस तरह से एक वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और सबसे पहला ईडियम देखते हैं। सबसे पहला ईडियम है सो वंस वाइल्ड ओट्स। ओके, तो हमारे पास ईडियम आ जाता है सो वंस वाइल्ड ओट्स। और इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इसका अर्थ होता है युवावस्था में ही भ्रष्ट जीवन बिताना। मतलब जब आप एक यूथ हैं, ओके, जब आप यंग हैं, अ, उसी एज में अगर आप एक भ्रष्ट मतलब एक करप्टेड या फिर एक बहुत बेकार जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, बहुत करप्ट जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, या उस वक्त पर आप अगर बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं, तो वो होता है सो वंस वाइल्ड ओट्स। ओके, चलिए तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स ही हैज नाउ गॉट अ जॉब एंड फाइनली सेटल्ड डाउन। एक बिल्कुल एक ऐसा युवा अवस्था में उसने एक बिल्कुल भ्रष्ट जीवन बिताया और अब फाइनली उसको एक जॉब मिल गई है और वो सेटल डाउन हो गया है। मतलब युवा अवस्था में तो उसने पूरी तरह से वो नालायक टाइप का इंसान रहा, लेकिन अब आकर उसको एक जॉब मिली और अब वो सुधरने की एज पर आ गया है, अब वो सुधर गया है। ओके, चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम है स्पेयर टाइम। स्पेयर मतलब खाली समय, जिसका अर्थ हो जाता है आराम का समय। तो स्पेयर टाइम का मतलब क्या होता है? आराम का समय। ओके, सेंटेंस है इन माई स्पेयर टाइम आई प्रेफर टू रीड। अपने स्पेयर टाइम में, स्पेयर मतलब खाली वक्त में, या आप कह सकते हैं आराम के समय में, जिस वक्त मैं खाली हूँ उस वक्त पर मैं रीडिंग करना पसंद करती हूँ। ओके, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि आप जब खाली होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, रीडिंग करना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम आ जाता है स्पीक एक्सटेम्परी। अब आपने कई बार स्कूल में एक एक्सटेम्परी कंपटीशन देखा होगा। एक्सटेम्परी में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है रैंडमली और आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, मतलब ओनली 1 मिनट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड आपको 2 मिनट्स या 1 मिनट दिया जाता है स्पीक करने के लिए। मतलब इंस्टेंट आप कुछ भी बिना किसी तैयारी के आप उसको बोलते हैं, मतलब विद इन। अब आपको 2 मिनट्स मिले हैं, 1 मिनट सोचने के लिए, 2 मिनट्स बोलने के लिए, और 1 मिनट सोचने में सिर्फ और सिर्फ रैंडमली आपको एकदम कोई टॉपिक दे दिया गया, आपने उसके बारे में सोचा और उसको एकदम बोलना शुरू कर दिया, तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सटेम्परी। ओके, स्पीक एक्सटेम्परी मतलब एकदम एट द मोमेंट आपको कुछ बोलना है। इसका मीनिंग हो जाता है किसी मौके पर बिना पहली तैयारी के भाषण देना। मतलब आपने कोई भी एक ऐसा मौका है जिसमें आपने कोई तैयारी नहीं की पहले से, बस एकदम भाषण देना शुरू कर दिया बिना किसी तैयारी के, है ना। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। ऑल्दो ही स्पोक एक्सटेम्परी इट वॉज अ फाइन स्पीच। भले ही उसने एक एक्सटेम्परी बोला था, मतलब बिना किसी तैयारी के बोला था, लेकिन फिर भी वो एक फाइन स्पीच थी, मतलब फिर भी वो एक ऐसी अच्छी स्पीच थी जिसे सुनने में मजा आया। तो एक्सटेम्परी होते हैं एंड हमको प्रिपेयर रहना चाहिए टू स्पीक फॉर समथिंग बिना तैयारी के।
एंड हमें काफी सारे टॉपिक्स का उस पे फैक्ट्स नोन होने चाहिए, क्योंकि उसकी कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट इज जस्ट एन एक्सटेम्पररी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब है खुद बोलना, मतलब जो चीज खुद बोल जाए। जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस खुद बोलता है ना, तो दैट इज एक्सपीरियंस स्पीक्स इटसेल्फ। ओके, तो खुद के लिए बोलना है, खुद बोलना। सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग बाय प्रेजिंग हिम, हिज वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, उसको प्रेज करके या उसकी तारीफ करके उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि उसका काम खुद बोलता है। ओके, तो मुझे उसकी तारीफ करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका जो वर्क है वो खुद ही बोलता है। ओके, नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है स्पीक फॉर वन। इसका मीनिंग हो जाता है किसी की तरफ से बोलना। ओके, स्पीक फॉर वन मतलब किसी की तरफ से, किसी की तरफदारी करना, किसी की तरफ से बोलना। ओके, तो as he was too shy to put forward his case, I had to speak for him. वो इतना शाय, इतना शर्मीला था कि अपनी बात नहीं रख पाता था, इसीलिए मुझे उसकी तरफ से बोलना पड़ा। ओके, स्पीक फॉर हिम इसका मतलब है उसकी तरफ से बोलना पड़ा। ओके, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर वो किसी से अपनी बात को बोल नहीं पाते। उनको कभी कभी प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, हमेशा शाय रहते हैं, टिमिड रहते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस व्यक्ति के साथ, और दूसरा व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है, उसके लिए बोलता है, बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन। ओके, तो दैट इज स्पीक फॉर वन। नाउ नेक्स्ट ईडियम आ जाता है स्पीक फॉर वन इन हाई टर्म्स। अब देखिए, एक तो था कि आपने किसी के लिए बोला, अब एक होता है स्पीक ऑफ वन, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसमें, हाई टर्म्स में। मतलब इसका मतलब हो जाता है बहुत बड़ा चढ़ाकर, खूब प्रशंसा करना। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कुछ लोगों की खूब प्रशंसा करेंगे कि ये इतना अच्छा है। जैसे आपने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे होंगे कि अपने बच्चों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं अपने आप से। हालांकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, बट किसी के बारे में खूब ज्यादा प्रशंसा करना, या हो सकता है कोई पॉजिटिव मैनर में भी कर रहा हो। जैसे अगर कुछ पर्सन होते हैं वो प्रेज वर्दी होते हैं, हमारे लिए वो भगवान के समान होते हैं, तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मतलब हम उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, यू स्पीक ऑफ हिम इन हाई टर्म्स, बट डज ही डिजर्व सो मच प्रेज। तुम उसके बारे में इतना ज्यादा प्रशंसा करते हो, लेकिन क्या सच में वो इस प्रेज वर्दी है, क्या वो सच में इस तारीफ के काबिल है? तो ये एक क्वेश्चन भी है, तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिखा गया है। तो खूब प्रशंसा करना मतलब स्पीक ऑफ वन इन हाई टर्म्स। अब स्पीक ऑफ वन इन हाई टर्म्स एक नेगेटिवली भी यूज हो सकता है फ्रेज, और एक पॉजिटिवली भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो सच में अच्छे भी हैं, दैट दे डिजर्व प्रेज, एंड और उनके बारे में आप उनको अपना मान सम्मान भी बहुत देते हो, आप उनको बिल्कुल अपना भगवान मानते हो, तो आप उनकी बहुत तारीफें करते हो, तो वो हो जाता है स्पीक ऑफ वन इन हाई टर्म्स। मतलब वो एक पॉजिटिव मैनर है कि वो उस पर्सन की बहुत प्रशंसा करता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब अगर आप देखें कि उनको प्रशंसा तो उनकी बहुत की जाती है, लेकिन वो उसके लायक शायद नहीं होते हैं। ओके, तो दैट इज स्पीक ऑफ वन इन हाई टर्म्स। अब नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, स्पीक वंस माइंड। तो इसका मतलब होता है साफ साफ बताना, और सेंटेंस हो जाएगा, सिंस यू हैव आस्क्ड फॉर माई कैंडिड ओपिनियन, आई शैल स्पीक माई माइंड। मतलब स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज साफ साफ बता देना। ओके, जैसे मान लीजिए कोई कल्प्रिट है, उसने साफ साफ बता दिया कि भाई क्या क्या हुआ था, तो सिंस यू हैव आस्क्ड फॉर माई कैंडिड ओपिनियन। जैसे एक होता है ना कि क्योंकि आपने मुझसे कैंडिड ओपिनियन मतलब एक रैंडम ओपिनियन के बारे में पूछा था, तो मैंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। स्पीक ऑफ माई माइंड मतलब जो कुछ भी मेरे मन में था मैंने बोल दिया, है ना। स्पीक ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है जो भी हमारे मन में है वो बोल देना। ठीक है, तो मन में जो है वो बोल देना, मतलब साफ साफ सारी चीजें साफ साफ कह देना कि भाई ये चीजें हैं, साफ साफ। ओके, कोई भी अंधेरे में नहीं रखना, बस जो चीजें फैक्ट है साफ साफ बोल दो। और आई थिंक ये करना सही भी होता है, हालांकि काफी बार यही नेगेटिव वे में भी जा सकता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें साफ साफ बता दी जाए तो बेटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम है स्पीक वॉल्यूम्स, अच्छी तरह साबित करना। ओके, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या हो जाता है, अच्छी तरह साबित करना। सेंटेंस देख लेते हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हर लव फॉर हिम दैट शी लेफ्ट हर होम टू
मैरी हिम। ओके, अच्छी तरह साबित करना मतलब प्रूव कर देना। अब देखिए, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब अच्छी तरह साबित हो गया है ये बात कि जो फॉर हर लव फॉर हिम दैट शी लेफ्ट हर होम टू मैरी हिम, मतलब उसने अपने घर को उससे शादी करने के लिए छोड़ दिया। मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो चुका है कि वो उसको कितना प्रेम करती है या कितना प्यार करती है ना। मतलब जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, ये एक गर्ल है, और एक पर्सन है बी, ये एक बॉय है। ठीक है, तो ए ने अपना घर छोड़ दिया बी से शादी करने के लिए, तो ये साबित करता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि ए ने अपना जितना घर बार था, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ बी से शादी करने के लिए। ओके, तो दिस शोज कि ए बी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओके, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हर लव। ओके, स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब साबित कर देना, अच्छी तरह से साबित कर देना। ओके, स्पीक वॉल्यूम्स, आपको कभी कहना हो कि ये बात साबित मैं पूरी अच्छी तरह से साबित कर चुकी हूँ या करती हूँ, तो स्पोक वॉल्यूम्स। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं स्पोक वॉल्यूम्स। ओके, हाँ, स्पीक वेल फॉर, अब देखिए इसका मीनिंग हो जाता है अच्छा अभिप्राय निकालना। ओके, तो द नीटनेस ऑफ हिज राइटिंग स्पीक्स वेल फॉर हिम, मतलब वो उसके बारे में जैसे अच्छा अभिप्राय निकालने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, कई बार ऐसा होता है ना कि उसकी जो बिहेवियर होता है या किसी व्यक्ति का जो हैंडराइटिंग है वो उसके बारे में या उसकी अभिव्यक्ति के बारे में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी अ, वास्तविकता के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बोल देता है ना। तो एक ही इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है कि आप पता लगा सकते हैं कि एक खुद कितना अच्छा इंसान होगा, है ना। तो कई बार हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारी जो राइटिंग होती है, हमारी जो आर्ट होती है, हमारी स्किल्स होती हैं, या हमारे हाथ का जो खाना होता है, हमारी जो कुकिंग स्किल्स होती हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शा देती हैं। तो यहाँ पर द नीटनेस ऑफ हिज राइटिंग स्पीक्स वेल फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है, सॉरी नेक्स्ट ईडियम है स्पिन अ यार्न। इसका मतलब होता है कहानी कहना। जैसे कहते हैं ना स्पिन अ यार्न, बेसिकली क्या होता है कि यार्न कहते हैं ऊन को, तो ऊन के गोले को बुनना, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पिन तो वैसे निचोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो स्पिन अ यार्न ये एक इडियम है जिसका मीनिंग क्या होता है कहानी कहना। मतलब अगर आप कोई कहानी सुनाते हैं, आप कोई स्टोरी सुनाते हैं, मतलब जैसे होता है ना बनाकर कोई कहानी सुनाई जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिन अ यार्न। शी स्पिन्स यार्न वेरी वेल। ओके, शी स्पिन्स अ यार्न वेरी वेल, इट मीन्स वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। तो सेंटेंस, आर यू टेलिंग द ट्रुथ और जस्ट स्पिनिंग अ यार्न, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे कहानी बनाकर सुना देना। मतलब एक होता है ना बहाने, मतलब अपने आप से कोई कहानी बनाकर सुना दी, है ना, तो दैट इज स्पिनिंग अ यार्न। ओके, नेक्स्ट इडियम आ जाता है स्प्लिट हेयर्स। ओके, इसका मीनिंग होता है बहुत बारीक फर्क निकालना। स्प्लिट हेयर्स, अब आप खुद सोचो, हेयर जो होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि आप एक एक बाल अलग करके नहीं रख सकते, है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा बाल अगर आप देखेंगे, एक भी बाल हाथ में लेंगे तो एक के दो आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना बारीक वो होता है। और आप स्प्लिट हेयर्स मतलब आप हेयर्स को भी अलग अलग कर रहे हैं, हेयर को आप अलग अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत बारीक बारीक फर्क भी निकाल रहे ले रहे हैं। ओके, तो यू शुड नॉट स्प्लिट हेयर्स, आपको कभी भी स्प्लिट हेयर्स नहीं करने चाहिए, बट टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ द मैटर, लेकिन हर चीज का एक ब्रॉड व्यू लेना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आप छोटी छोटी कमियां किसी के अंदर निकालोगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस निकालोगे, बल्कि आपको एक ब्रॉड व्यू लेना चाहिए कि क्या चीज अच्छी बेटर लग रही है। ओके, नेक्स्ट ये में आ जाता है स्पर ऑफ द मोमेंट्स। इसका मीनिंग होता है उसी क्षण। ओके, स्पर ऑफ द मोमेंट्स मतलब उसी क्षण, उसी पल, है ना, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और एट दैट वेरी मोमेंट। ओके, तो स्पर ऑफ द मोमेंट्स मतलब उसी क्षण। सेंटेंस हो जाएगा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट वी डिसाइडेड टू गो टू शिमला फॉर वेकेशन। ओके, स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब उसी क्षण वी डिसाइडेड टू गो टू शिमला फॉर वेकेशन। वेकेशन के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग शिमला जाएंगे। नेक्स्ट ईडियम आ जाता है स्टैंड इन अनदर मैन्स शूज। ओके, इसका मीनिंग होता है किसी दूसरे की जगह में। ओके, इन हिज एब्सेंस आई हैव टू स्टैंड इन हिज शूज, जब कहते हैं ना किसी दूसरे की जगह में, तो इसका मतलब है जब कोई एब्सेंट हो तो आप उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लो। तो इन हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में आई हैव टू स्टैंड इन हिज शूज, मुझे उसकी जगह पर रहना पड़ा। नेक्स्ट, स्टैंड इन गुड स्टेड। अब देखिए गुड स्टेड मतलब कुछ पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, तो इसका मतलब होता है बहुत काम आना। तो स्टैंड इन गुड स्टेड मतलब एक ऐसे गुड अमाउंट में कि आप बहुत ज्यादा काम आने वाली हो किसी व्यक्ति के, तो बहुत काम आने वाला चीज। तो हिज रेगुलर हैबिट ऑफ सेविंग, जो उसकी रेगुलर हैबिट है किसकी, सेविंग्स करने की,
स्टूड हिम इन गुड स्टेड, उसने उसको बहुत ज्यादा काम आई उसके, कब? इन डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब आप खुद सोचिए, जब आप सेविंग करते हैं तो जब आपका बुरा वक्त आता है या एक ऐसा वक्त आता है जब आपको पैसों की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो वो आपके लिए एक अच्छी हैबिट साबित होती है और आपको बहुत काम आती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्टैंड ऑन सेरेमनी विद। इसका मीनिंग होता है शिष्टाचार का पालन करना। तो प्लीज बी एट ईज, यू डोंट हैव टू स्टैंड ऑन सेरेमनी विद मी। ओके, शिष्टाचार का पालन करना। प्लीज बी एट ईज, यू डोंट हैव टू स्टैंड ऑन सेरेमनी विद मी। ओके, मतलब आपको बिल्कुल एक कंफर्टेबल रहो, शिष्टाचार पालन करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। इडियम स्टैंड वंस ग्राउंड, इसका मीनिंग होता है अपनी बात पर डटे रहना। He put forth many objections to my proposal, but I stood my ground. Okay, मतलब वो अपनी बात पर डटे रहे। He put forth many objections, उसने मेरे प्रपोजल पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस दिखाए, बहुत ज्यादा उसका विरोध किया, लेकिन मैं भी अपनी बात पर डटी रही। ओके, स्टैंड अ चांस, इसका मीनिंग होता है संभावना होना। ओके, मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होना, पॉसिबिलिटी होना। Although the rival cricket team was quite good, it did not stand a chance of beating us. भले राइवल टीम या राइवल क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेली, लेकिन उस कोई संभावना ही नहीं थी कि वो हमसे जीत सके। ओके, नेक्स्ट स्टैंड आउट अगेंस्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा हार ना मानना। ओके, स्टैंड आउट अगेंस्ट ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब आउट अगेंस्ट मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ आ गया। ओके, सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव दो एक साथ आ गए और नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाता है ना। तो इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग है और इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या है कि हार ना मानना, जब हम कोई हार नहीं मानते हैं। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक हिम अलोंग फॉर द एक्सपीडिशन, बट ही स्टूड अगेंस्ट ऑल आवर एफर्ट्स। ओके, हम उसे अभियान के लिए अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन उसने हमारे सारे एफर्ट्स पे पानी फेर दिया, मतलब हार नहीं मानी। इडियम स्टैंड टू रीजन, इसका मतलब है समझदारी के अनुकूल होना। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट ही वुड साइड विद यू, ये एक अनुकूल समझदारी के अनुकूल है कि वो आपकी साइड रहे, मतलब आपके साथ रहे। स्टैंड अप फॉर, इसका मतलब है जोर से मांग करना। तो जब हम किसी चीज के लिए बहुत जोर से मांग करते हैं या बोलते हैं, दैट इज स्टैंड अप फॉर। सेंटेंस देख लेते हैं। इफ यू योरसेल्फ डोंट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। अगर आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप अपने लिए खुद से जोर से नहीं मांगेंगे, तो कोई भी आपकी साइड नहीं रहेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, अनलेस आप खुद अपना साथ दें। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। तो हमको करना क्या है? वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स, देन ओनली अदर पीपल विल फॉलो अस। नेक्स्ट इडियम है स्टैंडिंग जोक, इसका मतलब है हमेशा के लिए हंसी मजाक का विषय। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो स्टैंडिंग जोक होते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए, जब भी कोई ऐसी मजाक की बात आती है तो वो हमेशा के लिए हंसी मजाक के विषय बन जाते हैं। सपोज हमने कभी कुछ ऐसा बोल दिया, वो बात पकड़ ली जाती है और वो बाद तक हमको याद दिलाई जाती है और वो एक स्टैंडिंग जोक बन जाता है। मतलब एक ऐसा जोक जो हर बार आपको जब भी याद आएगा तो आपको हंसाएगा। आप किसी के भी सामने बोलोगे तो जो जो लोग उसके बारे में जानते हैं वो हंसेंगे। तो कुछ ऐसे स्टैंडिंग जोक होते हैं जो हमेशा के लिए हंसी मजाक का विषय बन जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस हिज सो कॉल्ड his so-called skill at horse riding has become a standing joke after his fall from the horse the other day. हो सकता है कि एक दिन उसने अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा की हो स्किल को लेकर, कि उसकी हॉर्स राइडिंग करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकदम अगले ही दिन वो उससे गिर गया हॉर्स से, तो वो उसके लिए हमेशा का क्या बन गया? हंसी मजाक का विषय बन गया। ओके, दो हाथ से किसी के भी साथ हो सकते हैं, बट इट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसका मतलब है हमेशा पालन करने के लिए बनाए गए नियम। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब कुछ ऐसे एथिक्स, कुछ ऐसे रूल्स जो हमेशा ही जिनको पालन किया जाएगा। Our standing orders are to answer all letters the same day. ओके, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हमारे हमेशा के पालन करने वाले रूल्स ये हैं कि हमको सेम डे में ही सारे लेटर्स का आंसर देना होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेयर वन इन द फेस, इसका मतलब होता है कोई संकट सामने उपस्थित होना। अगर कोई डिफिकल्टी आपको सामने नजर आ रही है तो कहते हैं कि संकट तो हमारे सामने है, तो उसका मतलब होता है स्टेयर वन इन द फेस। ओके,
ड्यूरिंग हिज ट्रक अक्रॉस द डेजर्ट ही रैन आउट ऑफ वाटर सप्लाई एंड डेथ स्टेयर्ड हिम इन द फेस। ओके, तो बिल्कुल डेथ उसको स्टेयर ही कर रही है सामने से खड़े होकर, क्योंकि ही रन आउट ऑफ वाटर, मतलब उसके पास वाटर की कमी हो चुकी है, वाटर खत्म हो चुका है। तो अब वो जब ट्रैक कर रहे हैं अक्रॉस द डेजर्ट, आप रेगिस्तान में हैं, आपके पास पानी बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल एक समझ लीजिए कि डेथ है जो आपका अब सामना करने वाली है, कोई संकट है जो आपके सामने उपस्थित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है स्टीयर क्लियर ऑफ। इसका मीनिंग होता है दूर रहना, किसी से भी अगर आप दूर रहें तो उसका मीनिंग होता है स्टीयर क्लियर ऑफ। सेंटेंस, व्हाई डू यू गेट इन्वॉल्व्ड विद बेड कैरेक्टर्स, यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ देम। आपको उनसे दूर रहना चाहिए, बेड कैरेक्टर्स से। नेक्स्ट आ जाता है स्टिक एट नथिंग, किसी पे भी स्टिक मत हो, कुछ भी करने से झिझकना। ओके, he is so ambitious that he will stick at nothing to get ahead of others, कि वो किसी भी कुछ भी करने से झिझकेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबसे आगे निकलने के लिए, वो इतनी एम्बिशियस है। स्टिक अप फॉर, पक्ष लेना, मतलब इफ एनीबडी क्रिटिसाइजेस यू इन द मीटिंग आई विल स्टिक अप फॉर यू, कि अगर कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है मीटिंग में तो मैं आपका साथ दूंगी, मतलब मैं आपका पक्ष लूंगी। स्टोन डेफ, इसका मीनिंग होता है पूर्णतः बहरा। स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है, और डेफ तो बिल्कुल एक स्टोन डेफ मतलब जो बिल्कुल पूरी तरह से वो बहरा हो, मतलब उसे सच में कुछ भी सुनाई ना देता हो। माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलरेडी हार्ड ऑफ हियरिंग बट ऑफ लेट, मतलब नाउ, ऑफ लेट मतलब अब, शी हैज बिकम स्टोन डेफ, तो ऑफ लेट का मतलब होता है अब। ओके, वो बिल्कुल डेफ हो चुकी हैं, शी इज स्टोन डेफ, मतलब अब वो बिल्कुल पूर्णतः उनको सुनाई नहीं देता। पहले तो वो सिर्फ ऊंचा सुनती थी, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब ऊंचा सुनती थी, लेकिन अब आकर क्या हो गया है कि वो बिल्कुल स्टोन डेफ हो गई है, मतलब अब उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब है बहुत थोड़ा सा फासला होना। अब जैसे कहते हैं ना योर हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो, मतलब सिर्फ पत्थर फेंको और इतनी दूरी पर ही तुम्हारा घर है ना, तो वो हो जाता है स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत थोड़ा सा फासला होना, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होना, माइन्यूट डिस्टेंस। द रेलवे स्टेशन इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर हाउस, कि जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे घर से बस कुछ ही दूरी पर है ना, तो दैट इज स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट ईडियम हो जाता है स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब हो जाता है अत्यधिक कोशिश करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, पूरी कोशिश कर लेना। ओके, although he strained every nerve to get audience's attention, nobody listened to him. उसने पूरी कोशिश कर ली, पूरी तरह से या अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर ली ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। स्ट्रेट लेस्ड पर्सन, इसका मतलब है संकुचित मनोवृद्धि का व्यक्ति। his ideas are too liberal for a straight laced person like his father. ओके, मतलब बिल्कुल मनोवृद्धि का व्यक्ति जो होता है। स्ट्राइक अ बार्गेन, इसका मतलब है सौदा पटाना। बार्गेन का मतलब होता है ना सौदेबाजी करना, तो सौदा पटाना मतलब एक सौदेबाजी ठीक से कर लेना। द फ्रूट सेलर वॉज आस्किंग फॉर 8 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स बट आई मैनेज टू स्ट्राइक अ बार्गेन एंड गॉट देम फॉर 6 ओनली। मतलब एक शॉपकीपर था जो मुझे जो फ्रूट है वो 8 रुपए पर केजी पर दे रहा था, लेकिन मैंने पूरी सौदा पटा लिया अच्छे से और उससे 6 रुपीज पर केजी के रेट पर वो फ्रूट ले लिए, है ना। मतलब जो स्ट्राइक अ बार्गेन मतलब बार्गेनिंग कर ली और एक सौदा पटा लिया। क्या पटा लिया कि कहा कि भाई हम तो 6 रुपीज पर केजी पर लेंगे और वो उसने दे दिया। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, तो कहते हैं ना जब अभी लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, है ना, तो ये वही है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब मौके का फायदा उठा लो, अवसर का फायदा उठा लो, है ना, तो अवसर आने पर लाभ उठाना। नाउ दैट प्राइजेस आर राइजिंग लेट अस सेल आवर स्टॉक्स, देखो प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो अभी के अभी जितना भी स्टॉक है उसे निकाल दो, बेच दो। वी शुड स्ट्राइक वेल द आयरन इज हॉट, जब आयरन हॉट है तभी हमको स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब अवसर आने पर उसका फायदा उठा लेना चाहिए। जैसे आपने अगर देखा होगा गोल्ड मार्केट होता है, प्रॉपर्टी का मार्केट होता है, शेयर्स का मार्केट होता है, तो जब किसी शेयर के, गोल्ड के या फिर प्रॉपर्टी के प्राइस हाई जा रहे होते हैं तो उनको बेच दिया जाता है, क्योंकि स्ट्राइक while the iron is hot. नेक्स्ट इडियम है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, गुस्से से भारी भाषा। डोंट यूज सच स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन द कंपनी ऑफ लेडीज। ओके, मतलब गुस्से से भरी भाषा का प्रयोग आप ऐसे लेडीज मतलब अपनी जो लेडीज की कंपनीज में मत कीजिए, मतलब जब आपके साथ लेडीज।
सम एंड सब्सटेंस इसका मतलब है कुल मिलाकर मतलब। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ माई आर्ग्यूमेंट इज दैट इज नाउ टू लेट टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट इडियम है शैलो द बेट। इसका मतलब होता है प्रयोजन से ठग जाना। ओके, मतलब कोई प्रयोजन है और उसे देखकर आप ठग जाएं। जैसे एक होता है ना, बेट एक एक्चुअली एक फूड होता है, जो आपने देखा होगा अगर कोई फिशिंग करता है तो वो कांटे में कुछ एक्स फूड लगाता है और उसको पानी में डालता है, जिसे देखकर जो फिश है वो उसमें आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है खाना है और वो खाने को खाने के लिए खुद अपने जाल में फंस जाती है। तो दैट इज कॉल्ड बेट। और शैलो, सॉरी, इट इज स्वेलो, नॉट शैलो, इट इज स्वेलो। स्वेलो मतलब निगल जाना। तो इसका मतलब है कि प्रयोजन से ठग जाना। मतलब आपने देखा होगा बहुत बार आजकल, जैसे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा-सा फ़ायदा दिखाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उनके जाल में फँस जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, भई ये तो बिल्कुल ठीक है, और आप क्या करते हैं, उनको रुपए वग़ैरह सब दे देते हैं, जो वो माँगते हैं, और अब क्या होता है कि आप ठग जाते हैं, ठगे जाते हैं। मतलब आपके साथ चीटिंग हो जाती है, यू आर ड्यूप्ड, जस्ट बिकॉज़ कि आपने वो थोड़ा-सा फ़ायदा देखा, लेकिन वो फ़ायदा नहीं था, दैट इज़ लाइक अ बेट, जो आप फिशेज़ को देते हैं, वैसे ही वो बेट था। तो इलेक्शन टाइम प्रोमिसेस, जो इलेक्शन के टाइम पर वादे किए जाते हैं, आर मेड टू कैच वोट्स, वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि वोट्स आपसे पा सकें। एंड मैनी इलिटरेट एंड इग्नोरेंट मैन स्वेलो द बेट, और बहुत से इग्नोरेंट मैन होते हैं, इलिटरेट मैन होते हैं, जो उस जाल में फंस जाते हैं। हालांकि ये सेंटेंस, ये सिर्फ एक बुक का सेंटेंस है, बाकी मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि ये एक पुख्ता सेंटेंस है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं वादे पूरे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इसको हम अगर पॉलिटिकली ना देखें तो बेटर होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है देने के लिए कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ दिखाई देती हैं, बट वो होती नहीं है। आपको एक छोटा सा लालच देकर बड़े जाल में फंसाया जाता है, लाइक हंटर्स एंड फिशरमैन डू। ओके, तो कभी भी अगर आप देखते हैं, इफ यू गो फॉर द ऑनलाइन क्राइम एक्ट्स, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बेट का ही प्रयोग किया जाता है, दैट इज स्वेलो द बेट। ओके, नेक्स्ट ईडीएम पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडीएम है हमारे पास स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग, स्वान मतलब हंस। तो आखिरी वक्तव्य। मिस्टर प्रणब घोषाल, a leading communist leader, issued a statement to the press during his serious illness, which proved to be swan song। मतलब आखिरी, जब कोई इंसान अपनी आखिरी स्पीच देता है या आखिरी बार जो बोलता है, दैट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग। ओके, स्वॉर्न एनिमीज। स्वॉर्न एनिमीज मतलब कट्टर दुश्मन, है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये तो मेरा कट्टर दुश्मन है, मतलब स्वॉर्न एनिमीज है। नथिंग कैन ब्रिंग दीज टू स्वॉर्न एनिमीज टुगेदर, कोई इन दो कट्टर दुश्मनों को एक साथ नहीं ला सकता। नेक्स्ट इडियम है टेक अ फैंसी। तो टेक अ फैंसी का मीनिंग क्या होता है? ओके, तो टेक अ फैंसी का मीनिंग देख लेते हैं। बहुत पसंद आना। तो ऑल्दो देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिज बेड शीट, येट आई हैव टेकन फैंसी टू इट, लेकिन मुझे फिर भी वो बहुत पसंद आ गई। कुछ ऐसा खास नहीं है उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। टेक अ लीप इन द डार्क। अब लीप उछाल कूद को कहते हैं, डार्क मतलब अंधेरा। तो परिणाम की परवाह किए बगैर कोई खतरे का काम करना। तो कहते हैं ना, लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाना। जैसे बोलते हैं ना कि परिणाम की परवाह नहीं है हमें, हम सिर्फ और सिर्फ तीर चला रहे हैं, मतलब नॉट तीर चला रहे हैं, हम लोग कोई खतरे का काम कर रहे हैं, है ना, या कोई रिस्की वर्क है लेकिन हम उसको कर रहे हैं, हमें उसका परिणाम जबकि नहीं पता। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना नहीं कहेंगे वैसे, इसको हम कहेंगे कि कुछ भी खतरा मोल लेकर कोई काम करना। You took a leap in the dark by going into partnership with a dishonest person like Kuldeep। ये कुलदीप जो कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान इंसान है, तो उसके साथ पार्टनरशिप करके आपने एक यू टुक अ लीप इन द डार्क, आपने परवाह किए बगैर किसी खतरे, कोई बड़े खतरे को मोल लिया है। ओके, अब देखिए इसमें जो नेम लिखा हुआ है कुलदीप, तो भाई कोई कुलदीप हो तो अपने नाम पर मत ले जाइएगा। ये कोई कुलदीप है जो कि बहुत बेकार पर्सन है, डिसऑनेस्ट है, उनके बारे में बात हो रही है। सारे कुलदीप एक से नहीं होते, है ना। तो अगर आप कुलदीप हैं तो भी मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। खैर, नेक्स्ट इडियम आ जाता है टेक एडवांटेज ऑफ। इसका मीनिंग होता है फायदा उठाना, है ना, भाई किसी का एडवांटेज लेना, फायदा उठाना। आई टुक एडवांटेज ऑफ द सेल एट बाबूलाल एंड कंपनी एंड बॉट सम चीप शर्ट्स। ओके, ना टेक बाय स्टॉर्म, इसका मतलब है अचानक प्रभावित करना। रूना लैला, मेलोडियस सिंगर, टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, मतलब अचानक से प्रभावित कर लेती है अपनी तरफ। ओके, नेक्स्ट इडियम है टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब है विचार में लेना। ओके, मतलब थोड़ा जब सोच विचार कर रहे हो तब उसको एकदम अपने माइंड में लाना।
तो इन जजिंग हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन यू शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट ही वॉज इल फॉर अ मंथ। जब आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो ये भी एक बार अपने दिमाग में जरूर डाल लेना कि वो 1 महीने से बीमार है, उसके बाद उसकी ये परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट ईडियम, अरे हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि वो ईडियम्स हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं टी से, है ना। तो टी से स्टार्ट वाले हम सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो टेक इट इजी मतलब अधिक फिक्र ना करें, टेक इट इजी, टेक इट इजी मतलब ज्यादा चिंता ना करें। द टेस्ट इज स्टिल क्वाइट फार, सो टेक इट इजी। टेक इट इल मतलब बुरा मानना। आई होप यू विल नॉट टेक इट इल इफ आई टेल यू द ट्रुथ। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपको सच बता देती हूँ। नेक्स्ट ईडियम है टेक वन एट हिज वर्ड। इसका मीनिंग होता है किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। टेकिंग हिम ऑन हिज वर्ड आई पुट इन ₹10,000 इन शुगर बिजनेस। उसके विश्वास पर या उसके कहने पर मैंने 10,000 रुपए शुगर के बिजनेस में लगा दिए। टेक वंस टाइम, इसका मीनिंग है जल्दी ना करना। आई एम इन नो हरी टू गो आउट। मुझे कोई बहुत जल्दी नहीं है बाहर जाने की, आप अपना वक्त ले सकते हैं। टेक योर टाइम। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं टेक योर टाइम, इट इज लाइक दैट। इडियम टेक वन सेल्फ ऑफ, इसका मतलब है चले जाना। ओके, टेक ऑफ करना, जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ मतलब चला गया, उड़ गया, है ना। तो मुन्नू डोंट ट्रबल मी, टेक योर सेल्फ ऑफ, तो प्लीज मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट इडियम है टेक साइड्स। इसका मतलब है दो के झगड़े में किसी एक का पक्ष लेना। कहते हैं ना आप बहुत उसकी साइड लेते हो। आई वुड नॉट लाइक टू टेक साइड्स इन दिस क्वारल, मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहूंगी इस झगड़े में। टेक समवन बाय सरप्राइज, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। ओके, आई डिडंट नो ही कुड सिंग सो वेल, ही टुक मी बाय सरप्राइज दैट डे। मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा गाता है, उसने मुझे सरप्राइज दे दिया, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। नेक्स्ट इडियम है टेक समवन फॉर, गलत समझ बैठना। सेंटेंस ही रिजेंबल्स यू सो मच दैट आई टुक हिम फॉर योर ब्रदर। ओके, तो ये सारे सेंटेंस थे जो हमने यहाँ पर पढ़े अभी तक। आई होप कि आपको, आई मीन ईडियम्स थे जो हमने यहाँ पर पढ़े अभी तक। आई होप कि आपको ये सारे ईडियम समझ में आए होंगे। साथ ही साथ अब आप इन ईडियम्स का अपने सेंटेंसेस में यूज करके प्रैक्टिकली इनको लर्न कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।